हाय एवरीवन, माय नेम इज संजय कुमार। सबसे पहले बता दूं, TCH एडुसर्व के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नए सेशन, नए लेक्चर टॉपिक पे लेके आते हैं, जिससे आने वाले आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लाइक SSC, CTET, स्टेट बैंकिंग, BPSC टीचर्स, जो भी एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिल सके। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये ऐसा टॉपिक है कि जितने सारे एग्जाम देखते हैं उसमें यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आ जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी रहा है ये टॉपिक। आप हेडिंग बैकग्राउंड में देख ली होइएगा। फंडामेंटल राइट्स है, जिसे हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बोलते हैं। इसका हिस्ट्री क्या है और इतना ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी क्यों रहता है, या ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। आपके एग्जाम में कई बार ये देखने को मिल जाता है क्वेश्चन में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा यानी कि फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं, राइट। लेकिन मैग्ना कार्टा ही क्यों इसको बोलते हैं, या मैग्ना कार्टा, हम लोग भी तो मैग्ना कार्टा इसको बोलते थे, फिर फंडामेंटल राइट क्यों बोलते हैं, जो क्वेश्चन में आता है। इसके पीछे एक हिस्ट्री है। फ्रेंच का एक वर्ड है मैग्ना कार्टा, जिससे इट मीन्स कि कुछ अधिकार होता है। मैग्ना कार्टा के मतलब होता है कुछ अधिकार। और अधिकार कैसा जानते हैं, राइट्स की बात करते हैं तो जब जानते हैं मॉडर्न एरा जब आया, उसमें देखिए सब लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगे, स्टार्ट किए। एक हिस्ट्री है 1215 में किंग जॉन, जो ब्रिटेन के एक रॉयल फैमिली, शाही परिवार थे, वहां पे ये मैग्ना कार्टा के लेके क्वेश्चन उठा, और बहुत सारे जो राइट्स का वायलेट कर रहा था वहां के स्लेव का, लोगों का, उस पर यह क्वेश्चन उठा और देखा गया कि किस तरह से उसको राइट्स दिया है। तो मैग्ना कार्टा के फर में उसे कुछ अधिकार दिया गया, और हम लोग इसको पढ़ते हैं, बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि हम लोग जो इसको बोरो किए हैं, इसको डिराइव किए हैं, इसको लिए हैं, वो लिए है यूएस के संविधान से, यानी कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम लोग ब्रिटेन से क्यों नहीं लिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम तो लिए है, लेकिन अगर मैग्ना कार्टा क्यों नहीं लिए है, थोड़ा सा वहां पे जो था हमारा ये फंडामेंटल राइट है, जो मैग्ना कार्टा है, थोड़ा डिफरेंस देखने को ये मिलता है कि वहां स्लेव को मैग्ना कार्टा के फर में राइट्स की मेंशन करता है, लेकिन यहाँ सिविलियन की बात करता है, जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग बोरो किए हैं। लेकिन जब फंडामेंटल राइट को हम लोग लिए हैं, डिराइव किए हैं यूएस से, तो जब हम जानते हैं हमारे संविधान का इतने सारे क्रिटिसाइज हुआ, इट्स कार्बन कॉपी, जस्ट लाइक कार्बन कॉपी, एलिफेंटा साइज, यानी 80,000 वर्ड में लिखा गया है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। इतने बड़े ये संविधान का बहुत सारे क्रिटिसाइजर मिले। तो ये मौलिक अधिकार जो है, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, इसको लाकर हमारे संविधान में रखा कहाँ गया, तो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 यानी 12 से 35 तक रखा गया। कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, तो स्टार्टिंग में इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया था, लेकिन एक पार्ट को क्या किया, रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अकॉर्डिंग। अब उसको रखा कहाँ गया, तो उसको 300A में रख दिया गया। क्यों रखा गया, क्यों डिलीट किया गया, सारी बातों को हम अंदर देखते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक की, मौलिक अधिकार की। आइए, दिख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बोलते हैं। मूल अधिकार यानी इंडिविजुअल्स की राइट की बात करते हैं। अब इंडिविजुअल की राइट की बात करते हैं, तो जहां आपका मौलिक अधिकार नहीं होगा, मूल अधिकार नहीं आपको होगा, उस कंट्री में, उस जगह पे आप 1 मिनट भी नहीं रहना चाहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जेल, जेल में आपका कोई राइट्स नहीं होता है। कैदी जो होते हैं जेल में, वहाँ कोई रहना चाहेगा क्या, आप लोग जाना चाहोगे क्या, बिल्कुल नहीं जाना चाहोगे। वो हम बोलते हैं वहाँ पे राइट्स की बात करते हैं। अब इसको मूल अधिकार बोलिए हिंदी में, या मौलिक अधिकार बोलिए। इसको आपको बताया है कि स्टार्टिंग में कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, 7 पार्ट में, लेकिन बाद में इसको क्या किया, एक पार्ट को डिलीट किया। तो 7 पार्ट में क्या किया गया, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 to 18, जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता के अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक करते हैं। फिर है शोषण से मुक्ति का अधिकार, 23 और
24 की बात, 23 और 24 की बात करते हैं। धर्म की स्वतंत्रता यानी कि धर्म को किस तरीका से माने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतने सारे यहाँ पे रिलीजन है, और जाहिर है कि एक सेकुलर कंट्री हम लोग है, डेमोक्रेटिक में यानी कि सेकुलर कंट्री है, तो ऐसी कंडीशन में किस तरह से लोग धर्म को सेलिब्रेट करें, किस तरह से मनाए, कौन, बहुत सारे कंट्रोवर्सी रहता है, आप लोग बहुत सारे हम मेंशन करेंगे टॉपिक के अंदर, बहुत सारे केस ऐसा आया रिलीजन के लेकर, तो देखते हैं। तो ये धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। लास्ट है, नेक्स्ट है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30 जो है बात करती है। फिर संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज बात करती है जो 32, और आपको बताया है राइट टू प्रॉपर्टी जो 31 को, ठीक है, था, जिसको इसमें हम हटाकर उसको डिलीट कर दिया गया संविधान संशोधन के द्वारा, उसको हटा के और लीगल काइट कर दिया गया। पहले ये मौलिक अधिकार में था राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये लीगल राइट हो चुका है। इसमें भी एक केस था केवीसी केस, केशवानंद भारती केस, जिसको हम आगे देखेंगे। देखिए यहां पे है एक अनुच्छेद, देखते हैं। पहले फर्स्ट उठाते हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। जब हम इससे पहले दो आर्टिकल को देखते हैं, आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा, ये बोलती है। अब राज्य की परिभाषा, राज्य यूपी बिहार की बात नहीं कर रहा है यहाँ, राज्य जो है स्टेट हम सेंटर के कंसर्न में बात करते हैं। राज्य की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे राज्य की, तो इसमें क्या है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा या सरकारी या गैर सरकारी जो संस्था है, ठीक है, जिससे हमारे मौलिक अधिकार का वायलेशन होगा, हनन होगा। अब इसके क्या करेंगे, अदालत में इसको चैलेंज करेंगे, ठीक है, ये आपको राइट्स दिया गया है इस तरह से। तो ये आपको आर्टिकल डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा बताता है। एक केस आया था कंगना रनौत को, आप जानते हो, कंगना रनौत जो मुंबई में घर बनाई थी, उसका एमसीडी वाले ने उसका कुछ पार्ट जो था फुटपाथ पे आ गया, जिसके कारण तोड़ दिया। अब उसने कहा कि मेरा 12 का वायलेशन हुआ है, अल्टीमेट बिना कोई वार्निंग दिए हुए इसको तोड़ दिया गया है, जो कि हमारे अधिकार को वायलेट करता है, हनन करता है। इस तरह से बहुत सारे केस आपको देखने को मिलती है। तो सीधा समझेंगे कि कोई भी ओएनजीसी, ठीक है, सेल जो ओएनजीसी या आईपीएल, जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बीसीसीआई, ये सब जितने सारे गवर्नमेंट के अंदर काम करेंगे, कोई भी बाहर नहीं करेंगे। ओके, आई होप कि आप समझ गए अनुच्छेद 12। नेक्स्ट है, इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, भाग के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा को ये परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ यानी कि हिंदी बोलते हैं संविधान के मूल ढांचा, संविधान के मूल ढांचा। अब संविधान जो है उसका मूल ढांचा की बात करता है, ये क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट कि आपका कोई भी ऐसा राइट्स है उसको वायलेट ना करे, इनकंसिस्टेंट ना हो, असंगत ना हो, कह रहा है जो पहले से संविधान बना था, सरिया लॉ हो या हिंदू के मैरिज एक्ट, बहुत सारे जो भी है, वो बशर्ते मौलिक अधिकार को वायलेट ना करे, हनन ना करे। अगर ऐसी कंडीशन में करेगी तो ये इनकंसिस्टेंट कर देगा आर्टिकल 13, यानी कि असंगत कर देगा। अब इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत कर देगा, तो ऐसी कंडीशन में ये आर्टिकल 13 है। अगर आर्टिकल 13 नहीं होता तो इतने सारे जो मौलिक अधिकार है सबको अमेंड करके आपके जो लीडर्स बैठे हैं पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में लीडर्स, वो आपको पूरे राइट्स को चेंज कर देता और ले लेती। इसलिए आर्टिकल 13 जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ की बात करती है, संविधान की मूल ढांचा की बात करती है। थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा देश जो है 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ। कब हुआ? 1947 में आज़ाद हुआ। प्री कॉन्स्टिट्यूशन हम जानते हैं, इससे पहले भी पोस्ट एंड प्री, यानी पहले भी संविधान था, उसके बाद भी संविधान है। अब ये संविधान दोनों था, लेकिन पहले जो संविधान था फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक जो है कह रहा था जायज है शरिया के अकॉर्डिंग। हमने देखा था 1984 में एक केस आया था सायरा बानू करके, उसमें देखा था तलाक की किस तरह से चल रहा था, तब से चलता आ रहा था, किसी ने उस पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं किया, सोचा कि मुस्लिम वोट जो भी वोट है वो खत्म हो जाएगा, या हिंदू से रिलेटेड, या सपोज डेट सती प्रथा को ही शुरू कर दे जो हिंदू में देख रहे थे किस तरह से चल रहा था। तो क्या वो मौलिक अधिकार को तो वायलेट करेगी? राइट टू लाइफ आर्टिकल 31 जो आपको हम बताएंगे, सॉरी 21, इसमें राइट टू लाइफ की बात जो करता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी बात करता है, राइट। देखिए राइट टू लाइफ यानी कि व्यक्ति की जीने के अधिकार बात करता है, राइट। अब ये आर्टिकल 21 जो है
आपको राइट टू लाइफ की जो बात करती है, इसमें ना ऐसा देखने को मिला, इसका वायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा सती प्रथा स्टार्ट करेंगे तो ये सब बात जो है आपको देखने को, तो ये आर्टिकल 13 है जो इस तरह के किसी भी इनकंसिस्टेंट और संगत कोई एक्टिविटी होगा जिससे हमारे मौलिक अधिकार का हनन होगा तो उसको क्या करेगी, असंगत कर देगी। आई होप कि आपको आर्टिकल 13 समझ में आ गया होगा। मौलिक अधिकारों को विपरीत या उनका उल्लंघन करने वाले कानूनों से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब फर्स्ट है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या है। कानूनों के समक्ष समानता का, ठीक है, कह रहा है कानूनों के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 कि किसी भी व्यक्ति को संविधान के बराबर यानी कि संविधान के सामने सभी लोग इक्वल है और इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं। ऐसा नहीं कि कोई प्राइम मिनिस्टर का फैमिली है तो वो लॉ को या हमारे संविधान को वायलेट करेगी, उसको तोड़ेगी, ब्रोक करेगी, तो उसको नहीं कुछ बोलेंगे। उसके लिए भी उतना ही है जितना हमारे लिए है, जितना एक मिडिल क्लास के लिए। ये आपको आर्टिकल 14 बोलती है, कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण, यानी कि कानून से आपको समान संरक्षण दिया जाएगा, सभी को इक्वल संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये बोलती है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में एक लोगो रहता है जो हाथ में तराजू रहता है और एक हाथ में तलवार रहता है। अभी तो चेंज हो चुका है, संविधान आ चुका है, आंख से पट्टी भी हट गया है, लेकिन पहले पट्टी लगाया जाता था। तो पट्टी क्यों लगाया जाता था? क्योंकि वो बोलता है कि हम सबको समान संविधान के बराबर रखते हैं, सबको समान संरक्षण देते हैं, अगर कोई इसको तोड़ेगा तो हमारे हाथ में तलवार है, गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। ये इसके कंसर्न है, धारणा है, यानी कि हम किसी को नहीं देख रहे क्योंकि हमारे आंख में पट्टी लगा है, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है तो अलग डेफिनेशन हो गया है, राइट। तो ये आपको आर्टिकल 14 की बात करेंगे, तो कानून के समक्ष समता के अधिकार आपको बात करती है। आई होप कि आपको आर्टिकल 14 समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। एक मूवी आपने देखा होगा आयुष्मान खुराना का आर्टिकल 15, बहुत अच्छा मूवी था और उसमें हमारे सोसाइटी की, हमारे समाज की डिस्क्रिमिनेशन को कितना अच्छा से उसमें दिखाया गया था कि कितना ज़्यादा होता है डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारे इसके हिस्टोरिकल मूवी जो होते हैं जो हमें देखना चाहिए। 1850 यानी 1857 हुआ, या आप हॉलीवुड में जाइएगा तो ब्लड डायमंड मूवी है, जो यूरोपीय कोलोनाइजेशन था, जिस तरह से पूरे दुनिया में ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉलोनी बना के रखा था, उसमें बहुत अच्छा से उसमें दिखाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे मूवी जो है हिस्टोरिकल हमको कुछ ना कुछ मिलता है। ये बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म के स्थान पे के आधार पर आप भेदभाव से नहीं कर सकते हैं। जन्म यानी कि किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पे, उसका यूपी, बिहार, झारखंड जहां भी जन्म हुआ, किसी स्टेट में नहीं कहेगा कि तुम बिहारी हो, तुम यूपी वाले हो, ठीक है। तो जन्म के स्थान पे, धर्म के आधार पे, किसी भी रिलीजियस को, किसी भी रिलीजन को आप धर्म के आधार पे आप उससे भेदभाव नहीं कीजिएगा। जाति हो गया, नस्ल, ठीक है, जाति के आधार पे किसी तरीका से, नस्ल, ठीक है, लिंग, ये सब के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर कीजिएगा तो हमारा आईपीसी इंडियन पेनल कोड जो है आपको पनिशमेंट देगी। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर का समानता। सभी लोगों को जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें इक्वल सबको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, सबको बराबर भागीदारी दिया जाएगा। अब भागीदारी किस तरह से दिया चाहिए, पार्टिसिपेशन किस तरीके से, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं रिजर्वेशन चलता है, तो मंडल कमीशन उसमें आया था जो 27% ओबीसी की बात करता है, या ईडब्ल्यूएस आया है जिसमें 10% रिजर्वेशन की बात करता है। तो ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी देता है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, कि इससे कोई डिप्राइव्ड ना हो जाए, कोई वांछित ना हो जाए। इसलिए देखते हैं कट ऑफ भी निर्धारण होता है, SC ST हो या OBC हो या EWS हो, हर का अलग अलग तरीका से उससे लिया जाता है। तो ये आपको आर्टिकल 16 आपको बोलता है सार्वजनिक रोजगार मामलों में अवसर की समानता। ओके, आइए नेक्स्ट आते हैं। देखिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 ठीक है, अनुच्छेद 17
अब ये है अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता बोलते हैं। अनटचबिलिटी क्या है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक अनफॉर्चुनेटली बहुत दुर्भाग्य रहा है कि SC ST के लिए गांव के बाहर कॉलोनी बनते थे, उसके लिए पानी की व्यवस्था अलग था। इसके लिए भी एक मूवी है मांझी द माउंटेन, मैंने आपने देखा होगा किस तरह से वो बाहर से आते हैं और गांव के जो प्रधान होते हैं उसको पैर छूते हैं, फिर उसको किस तरह से इंसल्ट किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा उस सीन में भी दिखाया गया, इस मूवी में पूरा अनटचबिलिटी को लेकर दिखाया गया है। इंदिरा गांधी ने इस पर लॉ लाया था, सब बराबर सब बराबर, ठीक है, सबके लिए कोई अनटचबिलिटी यानी कि छुआछूत नहीं करेगा। इंदिरा गांधी ने इस पर बहुत अच्छे से काम किया था, की थी। भले हम लोग देखते हैं बिल बनता है दिल्ली में पार्लियामेंट में, लेकिन वो ग्रास रूट लेवल पे अच्छी तरीका से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। ये हमारे देश की अलग बात है जो ठीक तरीका से ये देख रहे हैं कि कह रहा है किसी व्यक्ति को छुआछूत नहीं कर सकते, किस आधार पे, जाति के आधार पे, जाति के आधार पे उससे आप भेदभाव या छुआछूत नहीं कर सकते, ये आपको बोल रहा है, राइट। आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। कह रहा है उपाधि क्या, टाइटल्स, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों का अंत। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो टाइटल्स दिया गया था, राजा राम मोहन रॉय या रॉयल्स का टाइटल या रॉय का टाइटल, जो भी राय बहादुर का टाइटल्स, ये टाइटल्स को ये खत्म करती है। लेकिन इसके साथ साथ एकेडमिक टाइटल्स, कोई MBBA करता है तो MBBS करता है तो डॉक्टर लगा सकता है, इसके बाद इंजीनियरिंग कर सकता है तो ER लगाए। एकेडमिक या जो भी है प्रोफेसर जो या सेना के जो भी कर्नल ब्रिगेडियर होते हैं ये सब लगा सकते, ये नहीं होगा। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इसके साथ और था एक प्रीवी पर्स। जानते हैं प्रीवी पर्स क्या है? हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में 500 500 50 45 50 के करीब में प्रोविंस में डिवाइड था, और इस प्रोविंस में सारे प्रोविंस में एक राजा महाराजा हमें मिलते थे, राइट। अब ये 550 प्रोविंस में ये क्या था, डिवाइड था। अब ये लोग चाहते थे देश तो आजाद हो, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी ना आए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सबको पकड़ पकड़ के कलेक्ट करना स्टार्ट किए थे। सबका देख रहे थे, जूनागढ़ का अलग उसका ड्रामा है, जम्मू कश्मीर का देख रहे थे अलग सीन है, सिक्किम का अलग सीन है, सबको एक जगह करना। लेकिन वो लोग बोले कि आप ये बताइए कि सपोज डेट आप हमको, अभी देश में डेमोक्रेसी आ जाएगा तो फिर यहाँ पे लोकतंत्र आ जाएगा, तो फिर हम लोग जॉब करेंगे, हम लोग कैसे अपने आप को स्टेटस मेंटेन या सर्वाइव कैसे करेंगे? तो कहा चलो 1-1 करोड़ रुपया दे देते आपको प्रीवी पर्स के नाम से। तो सारे राजा एग्री हो गए कि चलो ठीक है। लेकिन देखा गया कि जब 1962 का चाइना से वॉर हुआ, 1964 में जब 5 में पाकिस्तान से वॉर हुआ, तो हमारे देश की इकोनॉमी थोड़ा सा कंडीशन खराब हो गया। अब ऐसी कंडीशन में इंदिरा गांधी की सरकार उसके बाद आई, देखा कि जहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं खाने के लिए, देख रहे हैं फूड शॉर्टेज की कंडीशन चल रहा है, लिटरेसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। अब ऐसी कंडीशन में आपको स्टेटस को मेंटेन करने के 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। उसने क्या किया, प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया। उसने कहा कोई पैसा कोई भी आपको राजा रजवाड़ा जो है प्रोविंस के, उसको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। इसी को हम बोलते हैं प्रीवी पर्स। आई होप कि आपको ये टर्म समझ में आ गया। ओके, तो ये उपाधियों का अंत है प्रीवी पर्स का, इसमें उन्मूलन यानी कि एबॉलिश किया गया था। स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये देखते हैं स्वतंत्रता किस तरह की स्वतंत्रता की बात करता है, देखते हैं। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकार संरक्षण है। जैसे आप जानते हैं आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता की बात करती है। जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, जैसे आप कन्हैया कुमार का नाम सुना होगा, बहुत सारे नारा लगे थे JNU में। JNU जो है क्या बोला था, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, क्या चीज़ से आज़ादी, जम्मू कश्मीर मांगती है आज़ादी, नागालैंड मांगती है आज़ादी, इतने सारे नारा लगाए थे। और उससे पूछा गया कि ये नारा स्लोगन आपने लगाया है, अच्छा लगा है क्या? तो बोला आर्टिकल 19 में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन फर्स्ट A क्लॉज में है, उसको आपने पढ़ा नहीं है क्या? तो क्या हमको संविधान में बोलने के अधिकार थे? क्या रोड पे चलते हुए रहेंगे, किसी को गाली दे देंगे क्या और उसको बोलेंगे कि क्या जाके संविधान पढ़ो, संविधान में लिखा है? नहीं, ये तो नहीं है ना। फिर उसमें बोलने के अधिकार दिया गया है, असेंबली यानी कि सभा करने के अधिकार दिया गया है, धरना प्रदर्शन करने के अधिकार दिया गया है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का अधिकार दिया गया है, किसी स्टेट में बसने के अधिकार दिया गया है, और इसके साथ साथ किसी स्टेट में अगर आप बस जाते हैं तो हर रोजी रोटी के लिए, लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए, रोजगार करने की अधिकार दिया गया है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट। एक बार मैं आपको
आर्टिकल 19 के जो 6 राइट है उसको मैं एक सीरियल में बता देता हूँ। पहला, अभिव्यक्ति की आज़ादी। सेकेंड जो है, अगर अभिव्यक्ति की, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्रामीण में रहता है, कोई गांव में रहता है, उसके राइट्स को वायलेट हुआ तो वो आवाज़ उठाएगा, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी। उससे अगर नहीं मानेगा तो क्या करेगा, धरना प्रदर्शन देगा। ठीक है, तो धरना प्रदर्शन करने का अधिकार। धरना प्रदर्शन से भी अगर वो नहीं, बात उसका सॉर्ट आउट हुआ, तो इसके बाद असेंबली बनाएगा, जो एक असेंबली होता है, सभा बनाता है, वो बनाएगा। लेकिन धरना प्रदर्शन लेस हथियार होना चाहिए, लेस हथियारलेस नहीं होना चाहिए, यानी कि वेपन्स नहीं होना चाहिए, कट्टा उट्टा जो बिहार में चलता है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। अब इसके साथ साथ ये भी देखते हैं, फिर हमने देखा धरना प्रदर्शन, फिर असेंबली बनाएगा। अब असेंबली बनाएगा तो बिहार से आवाज नहीं उठेगा तो दिल्ली जंतर मंतर की तरफ रवाना होगा। जंतर मंतर जाने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़ेगा, तो जाने आने की एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे फ्री मूव वन स्टेट टू अदर स्टेट की राइट्स दिया गया है। कुछ लोगों को यहाँ से जाएगा लखनऊ, तो लखनऊ अच्छा लग जाएगा, नवाबों की शहर है, चलो यहीं पे बस जाते हैं, तो लखनऊ अच्छा लगेगा, तो लखनऊ के कंडीशन में वहाँ पे लोग सेटल हो जाएंगे, तो ये रहने की आज़ादी। जब वहाँ पे रहेंगे तो जीवन यापन के लिए रोजगार की व्यवस्था होगा, तो रोजगार करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 तरह के राइट्स की बात करते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो आर्टिकल 19 में 6 तरह की राइट की, यानी कि 6 टाइप्स ऑफ राइट्स। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 20, यानी कि अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए कह रहा है कि किसी को तब तक हम अपराधी नहीं मानेंगे जब तक कि कानून न उसको अपराधी मान ले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे कुछ इवेंट हुआ, घटना ऐसा हुआ, आप वहां पे नहीं जाना चाहते हैं कि हम पे एफआईआर कर देगा, तो ये से डरना नहीं है, क्योंकि कह रहा है अपराधों के सिद्ध संरक्षण, यानी कि जब तक कोर्ट ने आपको अपराधी मानेगी तब तक आप अपराध नहीं है। तो कह रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट है आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अब देखिए ये क्या है, राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, इसी में बात करती है। इन्वायरमेंट भी इसके अंदर लिया गया है प्रोटेक्शन के लिए। राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार। अब आप लोग कमेंट में जाकर बताएंगे राइट टू लाइफ किसको नहीं दिया गया है हमारे देश में, ये आप कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आपको भी तो मेरे साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। और आने वाले जितने सारे एग्जाम हैं, या एसआई जो अभी चल रहा था वैकेंसी, जो फिजिक्स पे जो आया था ऑनर्स वाले पे, उसमें आए, या जितने सारे अपकमिंग जो भी एग्जाम आने वाले हैं या होने वाले, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ये तो गारंटी है कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बहुत सारे सोर्स पढ़ना जरूरी नहीं होता, एक सोर्स को बार बार रिविजन करना ही हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है। तो जुड़िए आप टीसीएच के साथ, और आपके सारे सेशन को, लेक्चर को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और जिससे आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो देखिए, बताइए आप लोग कमेंट में जाकर कि किसे राइट टू लाइफ नहीं दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 जो राइट टू लाइफ की बात करता है। सेकेंड है राइट टू एजुकेशन। हम लोग जानते हैं इसी के अंदर एजुकेशन भी रखा गया था, लेकिन डीपी फंडामेंटल ड्यूटीज में 11 नंबर है, उसमें दिया गया था। कब दिया गया था, किसमें, तो वो दिया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, जिसको हम डीपीएस फंडामेंटल ड्यूटीज में देखेंगे इसमें। तो ये अधिकार दिया है। राइट टू प्राइवेसी, अब राइट टू प्राइवेसी की, निजता के अधिकार। अब किसी का मोबाइल रखा हुआ है तो आप उसको पासवर्ड नहीं खोल सकते हैं, पासवर्ड उसका आप नहीं कर सकते। एक केस है, केजरीवाल को सीबीआई ने अरेस्ट किया था, और अरेस्ट करने के बाद केजरीवाल से मोबाइल मांगा सीबीआई वाले, केजरीवाल दे दिया उसको। आईफोन यूज करते हैं लीडर्स लोग को, तो काफ़ी बजट होते हैं, हम लोग के लिए मिडिल क्लास के लिए आउट ऑफ बजट है आईफोन, लेकिन वो लोग के लिए है। तो सीबीआई को दिया, तो सीबीआई बोला लॉक खोल के तो दो, हमें समझ रखा है क्या, कुछ समझा है क्या कि आप लॉक लगा के दे रहे हो, क्योंकि आईफोन का ये कंडीशन है कि लॉक तोड़ोगे ना तो सारा डेटा रिमूव डिलीट हो जाता है। केजरीवाल बोला कि आपने पढ़ के आया है, राइट टू प्राइवेसी आपने पढ़ा होगा, निजता के अधिकार है, आप किसी का मोबाइल आप नहीं चेक कर सकते हो। तो कहा कि अरे ये तो बहुत साथी है, क्योंकि केजरीवाल भी पढ़ा लिखा है, तो इसलिए राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार। अगर आपका घर है तो बगल में उसमें होल बना के, दीवार बना के, बगल वाले को नहीं झांक सकते हैं घर में कि क्या हो रहा है, सीआईडी की तरह उसमें नहीं देखना है, नहीं तो देख लेगा तो कोर्ट में चला जाएगा और आप पे कार्रवाई होगी। ठीक है, इंडियन। तो ये निजता के अधिकार भी आर्टिकल 21 में ही बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण। कर रहे हैं
कुछ मामलों में गिरफ्तारी, अगर कह रहा है कि कहा जाता है कि गिरफ्तार करने के विदिन 24 आवर, 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रेजेंट करना होता है। ये हमारे आर्टिकल 22 में कहा जाता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के मामले। लेकिन ये कंडीशन कब होगा, जब वो अगर इंटरनेशनल चार्ज लग रहा है तो वो ये कंडीशन नहीं फॉलो करेगा पुलिस वाले, फिर तो उसके लिए अलग जाएगा। 3rd डिग्री जो 4th डिग्री 5 डिग्री जो भी जाता है या 90 डिग्री, वो उस पर उसको बात निकलवाया जाएगा। लेकिन अगर उसके कंडीशन नहीं है, इंडियन सिविलियन है, तो उसके लिए 24 विदिन 24 आवर है कि ऐसी कंडीशन में उसको निकटतम यानी नज़दीकतम न्यायालय में उसको पेश करना होता है, वहाँ देखा जाता है। ठीक है, तो गिरफ्तारी के अगेंस्ट यानी कि कह रहा है हिरासत में लिए गए कुछ संरक्षण की बात करता है। तो आपने, आई होप कि आपने दो हमने देखा था, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम, ये दो हमने अभी खत्म किया। ओके।